लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी मोजील, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। त्रिलोचन ने पहली मर्तबा 4 बरसों में पहली मर्तबा रात को आसमान देखा था, और वो भी इसलिए कि उसकी तबीयत सख्त घबराई हुई थी और वो महज खुली हवा में कुछ देर सोचने के लिए अडवाणी चैम्बर्स के टेरिस पर चला आया था। आसमान बिल्कुल साफ था। बादलों से बेनियाज बहुत बड़े खाकिस्तरी तंबू की तरह सारी बंबई पर तना हुआ था। हद्दे नजर तक जगह जगह बत्तियां रोशन थीं। त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया कि आसमान से बहुत सारे सितारे झड़कर बिल्डिंगों से, जो रात के अंधेरे में बड़े बड़े दरख्त मालूम होती थीं, अटक गए हैं और जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे हैं। त्रिलोचन के लिए ये बिल्कुल एक नया तजुर्बा, एक नई कैफियत थी, रात को खुले आसमान के नीचे होना। उसने महसूस किया कि वो 4 बरस तक अपने फ्लैट में कैद रहा और कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम। करीब करीब 3 बजे थे। हवा बेहद हल्की फुल्की थी। त्रिलोचन पंखे की मैकेनिकी हवा का आदी था, जो उसके सारे वजूद को बोझल कर देती थी। सुबह उठकर वो हमेशा यूं महसूस करता था, रात भर उसको मारा पीटा गया है, पर अब सुबह की कुदरती हवा में उसके जिस्म का रौवा रौवा तरोताजगी चूस कर खुश हो रहा था। जब वो ऊपर आया था तो उसका दिलो दिमाग सख्त मुज़तरिब और हैजान ज़दा था, लेकिन आधे घंटे ही में वो इज़्तिराब और हैजान, जो उसको बहुत तंग कर रहा था, किसी हद तक ठंडा हो गया था। वो अब साफ तौर पर सोच सकता था। कृपाल कौर और उसका सारा खानदान मोहल्ले में था, जो कट्टर मुसलमानों का मरकज था। यहाँ कई मकानों को आग लग चुकी थी, कई जानें तल्फ हो चुकी थीं। त्रिलोचन इन सब को ले आया होता, मगर मुसीबत ये थी कि कर्फ्यू नाफिज हो गया था, और वो भी न जाने कितने घंटों का, गालिबन 48 घंटों का। और त्रिलोचन लाजिमन मगलूब था। आसपास सब मुसलमान थे, बड़े खौफनाक किस्म के मुसलमान, और पंजाब से धड़ाधड़ खबरें आ रही थीं कि वहां सिख मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। कोई भी हाथ, मुसलमान हाथ, बड़ी आसानी से नर्मो नाजुक कृपाल कौर की कलाई पकड़कर मौत के कुएं की तरफ ले जा सकता था। कृपाल की मां अंधी थी, बाप मफलूज, भाई था वो कुछ अरसे से देवलाली में था कि उसे वहां अपने ताज़ा ताज़ा लिए हुए ठेके की देखभाल करना था। त्रिलोचन को कृपाल के भाई निरंजन पर बहुत गुस्सा आता था। उसने, जो कि हर रोज अखबार पढ़ता था, फसादत की तेजी व तुंदी के मुतल्लिक हफ्ता भर पहले आगाह कर दिया था और साफ लफ्जों में कह दिया था, निरंजन, ये ठेके वेके अभी रहने दो। हम एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारा अगरचे रहना बहुत जरूरी है। अव्वल तो यहां से उठ जाओ और मेरे यहां चले आओ। इसमें कोई शक नहीं कि जगह कम है, लेकिन मुसीबत के दिनों में आदमी किसी न किसी तरह गुजारा कर लिया करता है। मगर वो न माना। उसका इतना बड़ा लेक्चर सुनकर सिर्फ अपनी घनी मूंछों में मुस्कुरा दिया। तुम ख्वाह मख्वाह फिक्र करते हो। मैंने यहां ऐसे कई फसाद देखे हैं। ये अमृतसर या लाहौर नहीं, बंबई है, बंबई। तुम्हें यहां आए सिर्फ 4 बरस हुए हैं, और मैं 12 बरस से यहां रह रहा हूं, 12 बरस से। जाने निरंजन बंबई को क्या समझता था। उसका ख्याल था कि ये ऐसा शहर है, अगर फसाद बरपा भी हो तो उनका असर खुद ज़ाइल हो जाता है, जैसे उसके पास छूमंतर है, या वो कहानियों का कोई ऐसा किला है जिस पर कोई आफत नहीं आ सकती। मगर त्रिलोचन सुबह की ठंडी हवा में साफ देख रहा था कि मोहल्ला बिल्कुल महफूज नहीं। वो तो सुबह के अखबारों में ये भी पढ़ने के लिए तैयार था कि कृपाल कौर और उसके माँ बाप कत्ल हो चुके हैं। उसको कृपाल कौर के मफलूज बाप और उसकी अंधी माँ की कोई परवाह नहीं थी। वो मर जाती और कृपाल कौर बच जाती तो त्रिलोचन के लिए अच्छा था। वहां देवलाली में उसका भाई निरंजन भी मारा जाता तो वो भी अच्छा था कि त्रिलोचन के लिए मैदान साफ हो जाता। खास तौर पर निरंजन उसके रास्ते में एक रोड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा कंकर था। चुनांचे जब कभी कृपाल कौर से उसकी बात होती तो वो उसे निरंजन सिंह के बजाय कंकर सिंह कहता।
सुबह की हवा धीरे धीरे बह रही थी। त्रिलोचन का केसों से बेनियाज सर बड़ी खुशगवार ठंडक महसूस कर रहा था, मगर उसके अंदर बेशुमार अंदेशे एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। कृपाल कौर नई नई उसकी जिंदगी में दाखिल हुई थी। वो यूं तो हट्टी कट्टी कंकर सिंह की बहन थी, मगर बहुत ही नरमो नाजुक लचकीली थी। उसने देहात में परवरिश पाई थी, वहां की कई गर्मियां सर्दियां देखी थीं, मगर उसमें वो सख्ती, वो गठाव, वो मर्दानापन नहीं था जो देहात की आम सिख लड़कियों में होता है, जिन्हें कड़ी से कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके नक्श पतले पतले थे, जैसे अभी नामुकम्मल हैं। छोटी छोटी छातियां थीं, जिन पर बालाइयों की चंद और तहें चढ़ने की जरूरत थी। आम सिख देहाती लड़कियों के मुकाबले में उसका रंग गोरा था, मगर कोरे लट्ठे की तरह, और बदन चिकना था, जिस तरह मर्सराइज्ड कपड़े की सतह होती है। बेहद शर्मीली थी। त्रिलोचन उसी के गांव का था, मगर ज्यादा देर वहां रहा नहीं था। प्राइमरी से निकलकर जब वो शहर के हाई स्कूल में गया तो बस फिर वहीं का होके रह गया। स्कूल से फारिग हुआ तो कॉलेज की तालीम शुरू हो गई। इस दौरान में वो कई मर्तबा, लातादाद मर्तबा अपने गांव गया, मगर उसने कृपाल कौर के नाम की किसी लड़की का नाम तक न सुना। शायद इसलिए कि वो हर बार इस अफरा तफरी में रहता था कि जल्द अज जल्द वापस शहर पहुंचे। कॉलेज का जमाना बहुत पीछे रह गया था। अडवाणी चैम्बर्स के टेरेस और कॉलेज की इमारत में गालिबन 10 बरस का फासला था, और ये फासला त्रिलोचन की जिंदगी के अजीब गरीब वाकयात से पुर था। बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग, फिर बंबई, जहां वो 4 बरस से मुकीम था। इन 4 बरसों में उसने पहली मर्तबा रात को आसमान की शक्ल देखी थी, जो बुरी नहीं थी। खाकिस्तरी रंग के तंबू की छत में हजारहा दिए रोशन थे, और हवा ठंडी और हल्की फुल्की थी। कृपाल कौर का सोचते सोचते वो मोजिल के मुतल्लिक सोचने लगा, उस यहूदी लड़की के बारे में जो अडवाणी चैम्बर्स में रहती थी। उससे त्रिलोचन को गोडे गोडे इश्क हो गया था। ऐसा इश्क जो उसने अपनी 35 बरस की जिंदगी में कभी नहीं किया था। जिस दिन उसने अडवाणी चैम्बर्स में अपनी एक ईसाई दोस्त की मार्फत पर फ्लैट लिया, उसी दिन उसकी मुठभेड़ मोजिल से हुई, जो पहली नजर देखने पर उसे खौफनाक तौर पर दीवानी मालूम हुई थी। कटे हुए भूरे बाल उसके सर पर परेशान थे, बेहद परेशान। होंठों पर लिपस्टिक यूं जमी थी जैसे गाढ़ा खून, और वो भी जगह जगह से चटखी हुई थी। ढीला ढाला लिबास, सफ़ेद चुगा पहनी थी, जिसके खुले गिरेबान से उसकी नील पड़ी बड़ी बड़ी छातियां 3/4 के करीब नजर आ रही थीं। बाहें, जो कि नंगी थीं, महीन महीन बालों से अटी हुई थीं, जैसे वो अभी अभी किसी सैलून से बाल कटवा के आई है और उनकी नन्ही नन्ही हवाइयां उन पर जम गई हैं। होंठ इतने मोटे नहीं थे, मगर गहरे उन्नाबी रंग की लिपस्टिक कुछ इस अंदाज से लगाई गई थी कि वो मोटे और भैंसे के गोश्त के टुकड़े मालूम होते थे। त्रिलोचन का फ्लैट उसके फ्लैट के बिल्कुल सामने था। बीच में एक तंग गली थी, बहुत ही तंग। जब त्रिलोचन अपने फ्लैट में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा तो मोजिल बाहर निकली, खड़ाऊ पहने थी। त्रिलोचन उसकी आवाज सुनकर रुक गया। मोजिल ने अपने परेशान बालों की चक्कों में से बड़ी बड़ी आंखों से त्रिलोचन की तरफ देखा और हंसी। त्रिलोचन बौखला गया। जेब से चाबी निकालकर वो जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। मोजिल की एक खड़ाऊ सीमेंट के चिकने फर्श पर फिसली और उसके ऊपर आ रही। जब त्रिलोचन संभला तो मोजिल उसके ऊपर थी, कुछ इस तरह कि उसका लंबा चुगा ऊपर चढ़ गया था और उसकी 2 नंगी बड़ी तगड़ी टांगें उसके इधर उधर थीं। और जब त्रिलोचन ने उठने की कोशिश की तो वो बौखलाहट में कुछ इस तरह सारी मोजिल से उलझा जैसे वो साबुन की तरह उसके सारे बदन पर फिर गया है। त्रिलोचन ने हाँपते हुए मुनासिब व मौजू अल्फाज में उससे माफी मांगी। मोजिल ने अपना लिबादा ठीक किया और मुस्कुरा दी। ये खड़ाऊ एकदम कंडम चीज है। और वो उतरी हुई खड़ाऊ में अपना अंगूठा और उसकी साथ वाली उंगली फंसाती कॉरिडोर से बाहर चली गई। त्रिलोचन का ख्याल था कि मोजिल से दोस्ती पैदा करना शायद मुश्किल हो, लेकिन वो बहुत ही थोड़े अरसे में उससे घुल मिल गई।
लेकिन एक बात थी कि वो खुद सर थी। वो त्रिलोचन को कभी खातिर में नहीं लाती थी। उससे खाती थी, उससे पीती थी, उसके साथ सिनेमा जाती थी, सारा सारा दिन उसके साथ जुहू पर नहाती थी। लेकिन जब वो बाहों और होठों से कुछ और आगे बढ़ना चाहता तो वो उसे डांट देती, कुछ इस तौर पर उसे घुड़कती कि उसके सारे वलवले उसकी दाढ़ी और मूछों में चक्कर काटते रह जाते। त्रिलोचन को पहले किसी के साथ मोहब्बत नहीं होती थी। लाहौर में, बर्मा में, सिंगापुर में वो लड़कियां कुछ अरसे के लिए खरीद लिया करता था। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि बंबई पहुंचते ही वो एक निहायत अलहड़ किस्म की यहूदी लड़की के इश्क में गोडे गोडे धंस जाएगा। वो उसे कुछ अजीब किस्म की बेएतनाई और बेइल्तिफाती बरतती थी। उसके कहने पर फौरन सज बनकर सिनेमा जाने पर तैयार हो जाती थी, मगर जब वो अपनी सीट पर बैठते तो इधर उधर निगाहें दौड़ाना शुरू कर देती। कोई उसका शनासा निकल आता तो जोर से हाथ हिलाती और त्रिलोचन से इजाजत लिए बगैर उसके पहलू में जा बैठती। होटल में बैठे हैं, त्रिलोचन ने खास तौर पर मोजिल के लिए पुरतकल्लुफ खाने मंगवाए हैं, मगर उसको कोई अपना पुराना दोस्त नजर आ गया है और वो निवाला छोड़कर उसके पास जा बैठी है और त्रिलोचन के सीने पर मूंग दल रही है। त्रिलोचन बाज औकात भन्ना जाता था, क्योंकि वो उसे कतई तौर पर छोड़कर अपने उन पुराने दोस्तों और शनासाओं के साथ चली जाती थी और कई कई दिन उससे मुलाकात न करती थी। कभी सरदर्द का बहाना, कभी पेट की खराबी का, जिसके मुतल्लिक त्रिलोचन को अच्छी तरह मालूम था कि फौलाद की तरह सख्त है और कभी खराब नहीं हो सकता। जब उससे मुलाकात होती तो वो उससे कहती, तुम सिखो, ये नाजुक बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। त्रिलोचन जल भुन जाता और पूछता, कौन सी नाजुक बातें? तुम्हारे पुराने यारों की। मोजिल दोनों हाथ अपने चौड़े चकले कूल्हों पर लटकाकर अपनी तगड़ी टांगें चौड़ी कर देती और कहती, ये तुम मुझे उनके ताने क्या देते हो? हाँ, वो मेरे यार हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। तुम जलते हो तो जलते रहो। त्रिलोचन बड़े वकीलाना अंदाज में पूछता, इस तरह तुम्हारी मेरी किस तरह निभेगी? मोजिल जोर का कहकहा लगाती, तुम सचमुच सीखो, इडियट। तुमसे किसने कहा है कि मेरे साथ निभाओ? अगर निभाने की बात है तो जाओ अपने वतन में किसी सिखनी से शादी कर लो, मेरे साथ तो इसी तरह चलेगा। त्रिलोचन नर्म हो जाता। दरअसल मोजिल उसकी जबरदस्त कमजोरी बन गई थी। वो हर हालत में उसकी कुर्बत का ख्वाहिशमंद था। इसमें कोई शक नहीं कि मोजिल की वजह से उसकी अक्सर तौहीन होती थी। मामूली मामूली क्रिस्टान लौंडों के सामने, जिनकी कोई हकीकत ही नहीं थी, उसे खफीफ होना पड़ता था, मगर दिल से मजबूर होकर उसने ये सब कुछ बर्दाश्त करने का तहैया कर लिया था। आमतौर पर तौहीन और हतक का रद्द अमल इंतकाम होता है, मगर त्रिलोचन के मामले में ऐसा नहीं था। उसने अपने दिलो दिमाग की बहुत सी आंखें मींच ली थीं और कई कानों में रुई ठोंस ली थी। उसको मोजील पसंद थी, पसंद ही नहीं, जैसा कि वो अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता था, गोडे गोडे उसके इश्क में धस गया था। अब उसके सिवा और कोई चारा नहीं था। उसके जिस्म का जितना हिस्सा बाकी रह गया है वो भी इस इश्क की दलदल में चला जाए और किस्सा खत्म हो। 2 बरस तक वो इसी तरह ख्वार होता रहा, लेकिन साबित कदम रहा। आखिर एक रोज जब मोजिल मौज में थी, अपने बाजुओं में समेट कर पूछा, मोजिल, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? मोजिल उसके बाजुओं से जुदा हो गई और कुर्सी पर बैठकर अपने फिराक का घेरा देखने लगी। फिर उसने अपनी मोटी मोटी यहूदी आंखें उठाईं और घनी पलकें झपकाकर कहा, मैं सिख से मोहब्बत नहीं कर सकती। त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया कि पगड़ी के नीचे उसके केसों में किसी ने दहकती हुई चिंगारियां रख दी हैं। उसके तन बदन में आग लग गई। मोजिल, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाती हो। ये मेरा मजाक नहीं, मेरी मोहब्बत का मजाक है। मोजिल उठी और उसने अपने भूरे तरशे हुए बालों को एक दिल फरेब झटका दिया। तुम शेव करा लो और अपने सर के बाल खुले छोड़ दो। तुम्हें शर्त लगाती हूं, कई लौंडे तुम्हें आंख मारेंगे। तुम खूबसूरत हो। त्रिलोचन के केसों में मजीद चिंगारियां पड़ गई। उसने आगे बढ़कर जोर से मोजील को अपनी तरफ घसीटा और उसके उन्नाबी होंठों में अपने मूंछों भरे होंठ पेवस्त कर दिए।
मोजील ने एकदम फूफू की और उसकी गिरफ्त से अलाहिदा हो गई। मैं सुबह अपने दांतों पर ब्रश कर चुकी हूं, तुम तकलीफ न करो। त्रिलोचन चिल्लाया, मोजील। मोजील वेंटी बैग से नन्हा सा आईना निकालकर अपने होंठ देखने लगी, जिस पर लगी हुई गाढ़ी लिपस्टिक पर खराशें आ गई थीं। खुदा की कसम, तुम अपनी दाढ़ी और मूछों का सही इस्तेमाल नहीं करते। इनके बाल ऐसे अच्छे हैं कि मेरा नेवी ब्लू स्कर्ट बहुत अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेट्रोल लगाने की जरूरत होगी। त्रिलोचन गुस्से की उस इंतहा तक पहुंच चुका था जहां वो बिल्कुल ठंडा हो गया था। आराम से सोफे पर बैठ गया। मोजील भी आ गई और उसने त्रिलोचन की दाढ़ी खोलनी शुरू कर दी। उसमें जो पिनें लगी थीं वो उसने एक एक करके अपने दांतों तले दबा ली। त्रिलोचन खूबसूरत था। जब उसकी दाढ़ी मूछ नहीं उगी थी तो वाकई लोग उसको खुले केसों के साथ देखकर धोखा खा जाते थे कि वो कोई कम उम्र खूबसूरत लड़की है। मगर बालों के इस अंबार ने अब उसके तमाम खद्दो खाल झाड़ियों के मानिंद अंदर छुपा लिए थे। उसको इसका एहसास था, मगर वो एक इताअत शियार और फर्माबरदार लड़का था। उसके दिल में मजहब का एहतराम था। वो नहीं चाहता था कि इन चीज़ों को अपने वजूद से अलग कर दे जिनसे उसके मजहब की ज़ाहिरी तकमील होती थी। जब दाढ़ी पूरी खुल गई और उसके सीने पर लटकने लगी तो उसने मोजील से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? दांतों में पिने दबाए वो मुस्कुराई, तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हैं। मेरा अंदाजा गलत था कि इनसे मेरा नेवी ब्लू स्कर्ट साफ हो सकेगा। त्रिलोचन, तुम ये मुझे दे दो, मैं इन्हें गूंध कर अपने लिए एक फर्स्ट क्लास बटवा बनाऊंगी। अब त्रिलोचन की दाढ़ी में चिंगारियां भड़कने लगीं। वो बड़ी संजीदगी से मोजिल से मुखातिब हुआ, मैंने आज तक तुम्हारे मजहब का मजाक नहीं उड़ाया, तुम क्यों उड़ाती हो? देखो, किसी के मजहबी जज्बात से खेलना अच्छा नहीं होता। मैं ये कभी बर्दाश्त न करता, मगर सिर्फ इसलिए करता रहा हूं कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। क्या तुम्हें इसका पता नहीं? मोजील ने त्रिलोचन की दाढ़ी से खेलना बंद कर दिया। मुझे मालूम है। फिर त्रिलोचन ने अपनी दाढ़ी के बाल बड़ी सफाई से तह किए और मोजील के दांतों से पिनें निकाल लीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मोहब्बत बकवास नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मुझे मालूम है। बालों को एक खफीफ सा झटका देकर वो उठी और दीवार से लटकी हुई तस्वीर की तरफ देखने लगी। मैं भी करीब करीब यही फैसला कर चुकी हूं कि तुमसे शादी करूंगी। त्रिलोचन उछल पड़ा, सच? मोजील के उन्नाबी होंठ बड़ी मोटी मुस्कुराहट के साथ खुले और उसके सफेद मजबूत दांत एक लहजे के लिए चमके। हाँ। त्रिलोचन ने अपनी निस्फ लिपटी हुई दाढ़ी ही से उसको अपने सीने के साथ भींच लिया। तो कब? मोजील अलग हो गई, जब तुम अपने ये बाल कटवा दोगे। त्रिलोचन उस वक्त जो हो सो हो बना था। उसने कुछ न सोचा और कह दिया, मैं कल ही कटवा दूंगा। मोजील फर्श पर टेप डांस करने लगी। तुम बकवास करते हो त्रिलोचन, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। उसने त्रिलोचन के दिलो दिमाग से मजहब के रहे सहे ख्याल को निकाल बाहर फेंका। तुम देख लोगी? देख लूंगी। और वो तेजी से आगे बढ़ी, त्रिलोचन की मूछों को चूमा और फूं फूं करती बाहर निकल गई। त्रिलोचन ने रात भर क्या सोचा, वो किन किन अजियतों से गुजरा, इसका तज़किरा फजूल है, इसलिए कि दूसरे रोज उसने फोर्ट में अपने केस कटवा दिए और दाढ़ी भी मुड़वा दी। ये सब कुछ होता रहा और वो आंखें मीचे रहा। जब सारा मामला साफ हो गया तो उसने आंखें खोलीं और देर तक अपनी शक्ल आईने में देखता रहा, जिस पर बंबई की हसीन से हसीन लड़की भी कुछ देर के लिए गौर करने पर मजबूर हो जाती। त्रिलोचन वही अजीब गरीब ठंडक महसूस करने लगा जो सैलून से बाहर निकलकर उसको लगी थी। उसने टेरेस पर तेज तेज चलना शुरू कर दिया, जहां टैंक और नलों का एक हुजूम था। वो चाहता था कि इस दास्तान का बकाया हिस्सा उसके दिमाग में न आए, मगर वो आए बिन न रहा। बाल कटवाकर वो पहले दिन घर से बाहर नहीं निकला था। उसने अपने नौकर के हाथ दूसरे रोज चिट मोजील को भेजी कि उसकी तबीयत नासाज है, थोड़ी देर के लिए आ जाए। मोजील आई। त्रिलोचन को बालों के बगैर देखकर पहले वो एक लहजे के लिए ठिठकी, फिर माई डार्लिंग त्रिलोचन कहकर उसके साथ लिपट गई और उसका सारा चेहरा उन्नाबी कर दिया।
उसने त्रिलोचन के साफ और मुलायम गालों पर हाथ फेरा, उसके छोटे अंग्रेजी वज़ा के कटे हुए बालों में अपनी कंघी की और अरबी जबान में नारे मारती रही। उसने इस कदर शोर मचाया कि उसकी नाक से पानी बहने लगा। मोज़ेल ने जब उसे महसूस किया तो अपनी स्कर्ट का घेरा उठाया और उसे पोंछना शुरू कर दिया। त्रिलोचन शर्मा गया। उसने स्कर्ट नीचे की और सरजनिश के तौर पर उससे कहा, नीचे कुछ पहन तो लिया करो। मोज़ेल पर इसका कुछ असर न हुआ। बासी और जगह जगह से उखड़ी हुई लिपस्टिक लगे होंठों से मुस्कुराकर उसने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे बड़ी घबराहट होती है। ऐसे ही चलता है। त्रिलोचन को वो पहला दिन याद आ गया जब वो और मोज़ेल दोनों टकरा गए थे और आपस में कुछ अजीब तरह गड्ढमड्ढ हो गए थे। मुस्कुराकर उसने मोज़ेल को अपने सीने के साथ लगा, शादी कल होगी। जरूर। मोज़ेल ने त्रिलोचन की मुलायम ठोड़ी पर अपने हाथ की पुश्त फेरी। तय ये हुआ कि शादी पुणे में हो। चूंकि सिविल मैरिज थी इसलिए उनको 10-15 दिन का नोटिस देना था। अदालती कार्रवाई थी, इसलिए मुनासिब यही ख्याल किया गया कि पूना बेहतर है, पास है और त्रिलोचन के वहां कई दोस्त भी हैं। दूसरे रोज उन्हें प्रोग्राम के मुताबिक पूना रवाना होना था। मोज़ेल फोर्ट के एक स्टोर में सेल्स गर्ल थी। उससे कुछ फासले पर टैक्सी स्टैंड था। बस यहीं मोज़ेल ने उसको इंतजार करने के लिए कहा था। त्रिलोचन वक्त मुकर्ररा वहां पर पहुंचा। 1.5 घंटा इंतजार करता रहा मगर वो न आई। दूसरे रोज उसे मालूम हुआ कि वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ, जिसने ताज़ा ताज़ा मोटर खरीदी है, देवलाली चली गई है और एक गैर मुअय्यन अरसे के लिए वहीं रहेगी। त्रिलोचन पर क्या गुजरी, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। किस्सा मुख्तसर ये है कि उसने जी कड़ा किया और उसको भूल गया। इतने में उसकी मुलाकात कृपाल कौर से हो गई और वो उससे मोहब्बत करने लगा और थोड़े ही अरसे में उसने महसूस किया कि मोज़ेल बहुत वाहियात लड़की थी, जिसके दिल के साथ पत्थर लगे हुए थे और जो चिड़ों के मानिंद एक जगह से दूसरी जगह फुदकता रहता था। इस एहसास से उसको एक गोना तस्कीन हुई थी कि वो मोज़ेल से शादी करने की गलती न कर बैठा था। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी मोज़ेल की याद एक चुटकी के मानिंद उसके दिल को पकड़ लेती थी और फिर छोड़कर कुदकुते लगाती गायब हो जाती थी। वो बेहया थी, बेमुरव्वत थी, उसको किसी के जज्बात का पास नहीं था। फिर भी वो त्रिलोचन को पसंद थी, इसलिए कभी कभी वो उसके मुतल्लिक सोचने पर मजबूर हो जाता था कि वो देवलाली में इतने अरसे से क्या कर रही है। उसी आदमी के साथ है जिसने नई नई कार खरीदी थी, या उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई है। उसको इस ख्याल से सख्त कोफ्त होती थी कि वो उसके सिवा किसी और के पास होगी। हालांकि उसको मोज़ेल के किरदार का बखूबी इल्म था। वो उस पर सैकड़ों नहीं हजारों रुपये खर्च कर चुका था, लेकिन अपनी मर्जी से, वरना मोज़ेल महंगी नहीं थी। उसको बहुत सस्ती किस्म की चीजें पसंद आती थीं। एक मर्तबा त्रिलोचन ने उसे सोने की टॉप्स देने का इरादा किया जो उसे बहुत पसंद थे, मगर उसी दुकान में मोज़ेल झूठे और भड़कीले और बहुत सस्ते आवेज़ों पर मरमिटी और सोने की टॉप्स छोड़कर त्रिलोचन से मिन्नतें करने लगी कि वो उन्हें खरीद दे। त्रिलोचन अब तक न समझ सका कि मोज़ेल किस किमाश की लड़की है, किस आबोगिल से बनी है। वो घंटों उसके साथ लेटी रहती थी, उसको चूमने की इजाजत देती थी। वो सारा का सारा साबुन की मानिंद उसके जिस्म पर फिर जाता था, मगर वो उसको इसके आगे 1 इंच बढ़ने नहीं देती थी। उसको चिढ़ाने की खातिर इतना कह देती थी, तुम सिख हो, मुझे तुमसे नफरत है। त्रिलोचन अच्छी तरह महसूस करता था कि मोज़ेल को उससे नफरत नहीं। अगर ऐसा होता तो वो उससे कभी न मिलती। बर्दाश्त का माद्दा उसमें रत्ती भर भी नहीं था। वो कभी 2 बरस तक उसकी सोहबत में न गुजारती। 2 टूक फैसला कर देती। अंडरवियर उसको नापसंद थे, इसलिए कि उनसे उसको उलझन होती थी। त्रिलोचन ने कई बार उसको उनकी अशद जरूरत से आगाह किया, उसको शर्म हया का वास्ता दिया, मगर उसने ये चीज कभी न पहनी। त्रिलोचन जब उससे हया की बात करता था तो वो चिढ़ जाती थी। ये हया वाया क्या बकवास है? अगर तुम्हें इसका कुछ ख्याल है तो आंखें बंद कर लिया करो। तो मुझे ये बताओ, कौन सा लिबास है जिसमें आदमी नंगा नहीं हो सकता या जिसमें से तुम्हारी निगाहें पार नहीं हो सकती? मुझसे ऐसी बकवास न किया करो। तुम सिख हो,
मुझे मालूम है कि तुम पतलून के नीचे एक सिल्की सा अंडरवियर पहनते हो जो नेकर से मिलता जुलता है। ये भी तुम्हारी दाढ़ी और सर के बालों की तरह मजहब में शामिल है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने बड़े हो गए हो और अभी तक यही समझते हो कि तुम्हारा मजहब अंडरवियर में छुपा बैठा है। त्रिलोचन को शुरू शुरू में ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आया था, मगर बाद में गौर व फिक्र करने पर वो कभी कभी लुढ़क जाता था और सोचता था कि मोज़ेल की बातें शायद नादुरुस्त नहीं, और जब उसने अपने केसों और दाढ़ी का सफाया करा दिया तो उसे कतई तौर पर ऐसा महसूस हुआ कि वो बेकार इतने दिन बालों का इतना बोझ उठाए उठाए फिरा जिसका कुछ मतलब ही नहीं था। पानी की टंकी के पास पहुंचकर त्रिलोचन रुक गया। मोज़ेल को एक बड़ी मोटी गाली देकर उसने उसके मुतल्लिक सोचना बंद कर दिया। कृपाल कौर, एक पाकीज़ा लड़की जिससे उसको मोहब्बत हुई थी, खतरे में थी। वो ऐसे मोहल्ले में थी जिसमें कट्टर किस्म के मुसलमान रहते थे और वहां 2-3 वारदात भी हो चुकी थीं। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस मोहल्ले में 48 घंटे का कर्फ्यू था, मगर कर्फ्यू की कौन परवाह करता है। इस चाली के मुसलमान ही अगर चाहते तो अंदर ही अंदर कृपाल कौर, उसकी माँ और उसके बाप का बड़ी आसानी के साथ सफाया कर सकते थे। त्रिलोचन सोचता सोचता पानी के मोटे नल पर बैठ गया। उसके सर के बाल अब काफी लंबे हो गए थे। उसको यकीन था कि 1 बरस के अंदर अंदर ये पूरे केसों में तब्दील हो जाएंगे। उसकी दाढ़ी तेजी से बढ़ी थी, मगर वो उसे बढ़ाना नहीं चाहता था। फोर्ट में एक बार्बर था। वो इस सफाई से उसे तराशता था कि तराशी हुई दिखाई नहीं देती थी। उसने अपने लंबे और मुलायम बालों में उंगलियां फेरी और एक सर्द आह भरी। उठने का इरादा ही कर रहा था कि उसे खड़ाऊ की करख्त आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कौन हो सकता है। बिल्डिंग में कई यहूदी औरतें थीं जो सब की सब घर में खड़ाऊ पहनती थीं। आवाज करीब आती गई। यकलख्त उसने दूसरी टेकनी के पास मोज़ेल को देखा, जो यहूदियों की खास कता का ढीला ढाला लंबा कुर्ता पहने बड़े जोर की अंगड़ाई ले रही थी। इस जोर की कि त्रिलोचन को महसूस हुआ उसके आसपास की हवा चटख जाएगी। त्रिलोचन पानी के नल पर से उठा। उसने सोचा ये एकाएकी कहाँ से नमूदार हो गई और इस वक्त टेरेस पर क्या करने आई है। मोज़ेल ने एक और अंगड़ाई ली। अब त्रिलोचन की हड्डियां चटखने लगीं। ढीले ढाले कुर्ते में उसकी मजबूत छातियां धड़कीं। त्रिलोचन की आंखों के सामने कई गोल गोल और चिपटे चिपटे नील उभर आए। वो जोर से खांसा। मोज़ेल ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसका रद्दे अमल बिल्कुल खफीफ था। खड़ाऊं घिसटती वो उसके पास आई और उसकी नन्ही मुन्नी दाढ़ी देखने लगी। तुम फिर सिख बन गए त्रिलोचन? दाढ़ी के बाल त्रिलोचन को चुभने लगे। मोज़ेल ने आगे बढ़कर उसकी ठोड़ी के साथ अपने हाथ की पुश्त रगड़ी और मुस्कुराकर कहा, अब ये ब्रश इस काबिल है कि मेरी न्यू ब्लू स्कर्ट साफ कर सके, मगर वो तो वहीं देवलाली में रह गई है। त्रिलोचन खामोश रहा। मोज़ेल ने उसके बाजू की चुटकी ली। बोलते क्यों नहीं सरदार साहब? त्रिलोचन अपनी पिछली बेवकूफियों का इयादा नहीं करना चाहता था। ताहम उसने सुबह के मलगजे अंधेरे में मोज़ेल के चेहरे को गौर से देखा। कोई खास तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। एक सिर्फ वो पहले से कुछ कमजोर नजर आती थी। त्रिलोचन ने उससे पूछा, बीमार रही हो? नहीं। मोज़ेल ने अपने तरशे हुए बालों को एक खफीफ सा झटका दिया। पहले से कमजोर दिखाई देती हो। मैं डाइटिंग कर रही हूं। मोज़ेल पानी के मोटे नल पर बैठ गई और खड़ाऊं फर्श के साथ बजाने लगी। तुम गोया कि अब फिर नए सिरे से सिख बन रहे हो? त्रिलोचन ने किसी कदर ढिठाई के साथ कहा, हां। मुबारक हो। मोज़ेल ने एक खड़ाऊ पैर से उतार ली और पानी के नल पर बजाने लगी। किसी और लड़की से मोहब्बत करनी शुरू की? त्रिलोचन ने आहिस्ते से कहा, हां। मुबारक हो। इसी बिल्डिंग की है कोई? नहीं। ये बहुत बुरी बात है। मोज़ेल खड़ाऊं अपनी उंगलियों में उड़सकर बोली, हमेशा आदमी को अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। त्रिलोचन खामोश रहा। मोज़ेल ने उठकर उसकी दाढ़ी को अपनी 5 उंगलियों से छेड़ा। क्या उसी लड़की ने तुम्हें ये बाल बढ़ाने का मशवरा दिया है? नहीं। त्रिलोचन बड़ी उलझन महसूस कर रहा था, जैसे कंघा करते करते उसकी दाढ़ी के बाल आपस में उलझ गए हैं। जब उसने नहीं कहा तो उसके लहजे में तीखापन था। मोज़ेल के होंठों पर लिपस्टिक बासी गोश्त की तरह मालूम होती थी।
वो मुस्कुराई तो त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया कि उसके गांव में झटके की दुकान पर कसाई ने छुरी से मोटी रग के गोश्त के 2 टुकड़े कर दिए हैं। मुस्कुराने के बाद वो हंसी। तुम अब ये दाढ़ी मुड़ा डालो तो किसी की भी कसम ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। त्रिलोचन के जी में आई कि उससे कहे वो एक बड़ी शरीफ बाइस्मत और पाक तीनत कुंवारी लड़की से मोहब्बत कर रहा है और उसी से शादी करेगा। मोजील उसके मुकाबले में फाहिशा है, बदसूरत है, बेवफा है, बेमुरव्वत है, मगर वो इस किस्म का घटिया आदमी नहीं था। उसने मोजील से सिर्फ इतना कहा, मोजील, मैं अपनी शादी का फैसला कर चुका हूं। मेरे गांव की एक सीधी सादी लड़की है जो मजहब की पाबंद है, उसी के लिए मैंने बाल बढ़ाने का फैसला कर लिया है। मोजील सोच विचार की आदी नहीं थी, लेकिन उसने कुछ देर सोचा और खड़ाऊ पर निस्फ दायरे में घूमकर त्रिलोचन से कहा, वो मजहब की पाबंद है तो तुम्हें कैसे कबूल करेगी? क्या उसे मालूम नहीं कि तुम एक दफा अपने बाल कटवा चुके हो? उसको अभी तक मालूम नहीं। दाढ़ी मैंने तुम्हारे देवलाली जाने के बाद ही बढ़ानी शुरू कर दी थी, महज इंतकामी तौर पर। उसी के बाद मेरी कृपाल कौर से मुलाकात हुई, मगर मैं पगड़ी इस तरीके से बांधता हूं कि 100 में से एक ही आदमी मुश्किल से जान सकता है कि मेरे केस कटे हुए हैं, मगर अब ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। त्रिलोचन ने अपने लंबे मुलायम बालों में उंगलियों से कंघी करना शुरू की। मोजील ने लंबा कुर्ता उठाकर अपनी गोरी दबीज रान खुजलानी शुरू की। ये बहुत अच्छा है, मगर ये कमबख्त मच्छर यहां भी मौजूद हैं। देखो किस जोर से काटा है। त्रिलोचन ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मोजील ने उस जगह जहां मच्छर ने काटा था उंगली से लब लगाई और कुर्ता छोड़कर सीधी खड़ी हो गई। कब हो रही है तुम्हारी शादी? अभी कुछ पता नहीं, ये कहकर त्रिलोचन सख्त मुतफक्किर हो गया। चंद लम्हात तक खामोशी रही। इसके बाद मोजील ने उसके तफक्कुर का अंदाजा लगाकर उससे बड़े संजीदा अंदाज में पूछा, त्रिलोचन, तुम क्या सोच रहे हो? त्रिलोचन को उस वक्त किसी हमदर्द की जरूरत थी, ख्वाह वो मोजिल ही क्यों न हो। चुनांचे उसने उसको सारा माजरा सुना दिया। मोजिल हंसी, तुम अव्वल दर्जे के इडियट हो, जाओ उसको ले आओ, ऐसी क्या मुश्किल है? मुश्किल? मोजिल, तुम इस मामले की नजाकत को कभी नहीं समझ सकती, किसी भी मामले की नजाकत। तुम एक लाउबाली किस्म की लड़की हो, यही वजह है कि तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात कायम नहीं रह सके, जिसका मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा। मोजिल ने जोर से अपनी खड़ाऊ पानी के नल के साथ मारी। अफसोस बी डीम्ड, सिली इडियट। तुम ये सोचो कि तुम्हारी उस, क्या नाम है उसका, उस मोहल्ले से बचाकर लाना कैसे है। तुम बैठ गए हो ताल्लुकात का रोना रोने। तुम्हारे मेरे ताल्लुकात कभी कायम नहीं रह सकते थे। तुम एक सिलिक किस्म के आदमी हो और बहुत डरपोक। मुझे निडर मर्द चाहिए। लेकिन छोड़ो इन बातों को, चलो आओ तुम्हारी उस कौर को ले आए। उसने त्रिलोचन का बाजू पकड़ लिया। त्रिलोचन ने घबराहट में उससे पूछा, कहाँ से? वहीं से जहां वो है। मैं उस मोहल्ले की एक एक ईंट को जानती हूं। चलो आओ मेरे साथ। मगर सुनो तो, कर्फ्यू है। मोजील के लिए नहीं, चलो आओ। वो त्रिलोचन को बाजू से पकड़कर खींचती उस दरवाजे तक ले गई थी जो नीचे सीढ़ियों की तरफ खुलता था। दरवाजा खोलकर वो उतरने वाली थी कि रुक गई और त्रिलोचन की दाढ़ी की तरफ देखने लगी। त्रिलोचन ने पूछा, क्या बात है? मोजील ने कहा, ये तुम्हारी दाढ़ी, लेकिन खैर ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है। नंगे सर चलोगे तो कोई नहीं समझेगा कि तुम सिख। नंगे सर? त्रिलोचन ने किसी कदर बौखला कर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। मोजील ने बड़े मासूम अंदाज में पूछा, क्यों? त्रिलोचन ने अपने बालों की एक लट ठीक की। तुम समझती नहीं हो, मेरा वहां पगड़ी के बगैर जाना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? तुम समझती क्यों नहीं हो कि उसने मुझे अभी तक नंगे सर नहीं देखा? वो यही समझती है कि मेरे केस हैं। मैं उस पर यह राज इफ्शा नहीं करना चाहता। मोजील ने जोर से अपनी खड़ाऊ दरवाजे की दहलीज पर मारी। तुम वाकई अव्वल दर्जे के इडियट हो, गधे कहीं के। उसकी जान का सवाल है। क्या नाम है तुम्हारी उस कौर का जिससे तुम मोहब्बत करते हो? त्रिलोचन ने उसे समझाने की कोशिश की। मोजील, वो बड़ी मजहबी किस्म की लड़की है। अगर उसने मुझे नंगे सर देख लिया तो मुझसे नफरत करने लगेगी। मोजील चिढ़ गई। ओ तुम्हारी मोहब्बत बी डीम्ड। मैं पूछती हूं, क्या सारे सिख तुम्हारी तरह के बेवकूफ होते हैं?
उसकी जान को खतरा है और तुम कहते हो कि पगड़ी जरूर पहनोगे, और शायद वो अपना अंडरवियर भी जो नेकर से मिलता जुलता है। त्रिलोचन ने कहा, वो तो मैं हर वक्त पहने होता हूं। बहुत अच्छा करते हो, मगर अब तुम ये सोचो कि मामला उस मोहल्ले का है जहां मियाँ भाई ही मियाँ भाई रहते हैं, और वो भी बड़े बड़े दादा और बड़े बड़े मवाली। तुम पगड़ी पहनकर गए तो वहीं ज़ब्ह कर दिए जाओगे। त्रिलोचन ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मुझे उसकी परवाह नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा तो पगड़ी पहनकर जाऊंगा। मैं अपनी मोहब्बत खतरे में नहीं डालना चाहता। मोजील झुंझला गई। इस जोर से उसने पैचोताप खाए कि उसकी छातियां आपस में भिड़ भिड़ गईं। गधे, तुम्हारी मोहब्बत ही कहाँ रहेगी जब तुम ना होगे? तुम्हारी वो क्या नाम है उस भड़वे का, जब वो भी ना रहेगी, उसका खानदान तक न रहेगा। तुम सिख, खुदा की कसम तुम सिख हो, और बड़े इडियट सिख हो। त्रिलोचन भन्ना गया। बकवास न करो। मोजिल जोर से हंसी। महीन महीन बालों के गुबार से अटी हुई बाहें उसने त्रिलोचन के गले में डाल दी और थोड़ा सा झूल कर कहा, डार्लिंग चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, जाओ पगड़ी पहनाओ, मैं नीचे बाजार में खड़ी हूं। ये कहकर वो नीचे जाने लगी। त्रिलोचन ने उसे रोका, तुम कपड़े नहीं पहनोगी? मोजील ने अपने सर को झटका दिया, नहीं, चलेगा इसी तरह। ये कहकर वो खटखट करती नीचे उतर गई। त्रिलोचन निचली मंजिल की सीढ़ियों पर भी उसकी खड़ाऊ की चोबी आवाज सुनता रहा। फिर उसने अपने लंबे बाल उंगलियों से पीछे की तरफ समेटे और नीचे उतरकर अपने फ्लैट में चला गया। जल्दी जल्दी उसने कपड़े तब्दील किए। पगड़ी बंधी बंधाई रखी थी, उसे अच्छी तरह सर पर जमाया और फ्लैट का दरवाज़ा मुकफ्फल करके नीचे उतर आया। बाहर फुटपाथ पर मोजील अपनी तगड़ी टांगें चौड़ी किए सिगरेट पी रही थी, बिल्कुल मर्दाना अंदाज में। जब त्रिलोचन उसके नजदीक पहुंचा तो उसने शरारत के तौर पर मुंह भर के धुआं उसके चेहरे पर दे मारा। त्रिलोचन ने गुस्से में कहा, तुम बहुत जलील हो। मोजील मुस्कुराई, ये तुमने कोई नई बात नहीं कही, इससे पहले और कई मुझे जलील कह चुके हैं। फिर उसने त्रिलोचन की पगड़ी की तरफ देखा, ये पगड़ी तुमने वाकई बहुत अच्छी तरह बांधी है, ऐसा मालूम होता है तुम्हारे केस हैं। बाजार बिल्कुल सुनसान था। एक सिर्फ हवा चल रही थी और वो भी बहुत धीरे धीरे, जैसे कर्फ्यू से खौफजदा है। बत्तियां रोशन थीं, मगर उनकी रोशनी बीमार सी मालूम होती थी। आमतौर पर उस वक्त ट्रेनें चलनी शुरू हो जाती थी और लोगों की आमदोरफ्त भी जारी हो जाती थी। अच्छी खासी गहमा गहमी होती थी, पर अब ऐसा मालूम होता था कि सड़क पर कोई इंसान गुजरा है न गुजरेगा। मोजील आगे आगे थी। फुटपाथ के पत्थरों पर उसकी खड़ाऊ खटखट कर रही थी। ये आवाज इस खामोश फजा में एक बहुत बड़ा शोर थी। त्रिलोचन दिल ही दिल में मोजील को बुरा भला कह रहा था कि 2 मिनट में और कुछ नहीं तो अपनी वाहियात खड़ाऊ ही उतार कर कोई दूसरी चीज पहन सकती थी। उसने चाहा कि मोजील से कहे, खड़ाऊ उतार दो और नंगे पांव चलो, मगर उसको यकीन था कि वो कभी नहीं मानेगी, इसलिए खामोश रहा। त्रिलोचन सख्त खौफजदा था। कोई पत्ता खड़कता तो उसका दिल धक से रह जाता था, मगर मोजील बिल्कुल बेखौफ चली जा रही थी, सिगरेट का धुआं उड़ाती, जैसे वो बड़ी बेफिक्री से चहलकदमी कर रही है। चौक में पहुंचे तो पुलिसमैन की आवाज गरजी, किधर जा रहा है? त्रिलोचन सहम गया। मोजील आगे बढ़ी और पुलिसमैन के पास पहुंच गई और बालों को एक खफीफ सा झटका देकर कहा, ओह तुम, हमको पहचाना नहीं तुमने? मोजील। फिर उसने एक गली की तरफ इशारा किया, उधर उस बाजू हमारा बहन रहता है, उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर लेकर जा रहा है। सिपाही उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि उसने खुदा मालूम कहाँ से सिगरेट की डिबिया निकाली और एक सिगरेट निकालकर उसको दिया, लो पियो। सिपाही ने सिगरेट ले लिया। मोजील ने अपना मुंह से सुलगाकर सिगरेट निकाला और उससे कहा, हियर इज लाइट। सिपाही ने सिगरेट का कश लिया। मोजील ने दाहिनी आंख उसको और बाएं आंख त्रिलोचन को मारी और खटखट करती उस गली की तरफ चल दी जिसमें से गुजर कर उन्हें मोहल्ले में जाना था। त्रिलोचन खामोश था, मगर वो महसूस कर रहा था कि मोजील कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करके एक अजीब गरीब किस्म की मसरत महसूस कर रही है। खतरों से खेलना उसे पसंद था। जब जुहू पर उसके साथ जाती थी तो उसके लिए एक मुसीबत बन जाती थी। समुंदर की पीलतन लहरों से टकराती, भिड़ती, वो दूर तक निकल जाती थी और उसको हमेशा इस बात का धड़का रहता था कि वो कहीं डूब न जाए। जब वापस आती तो उसका जिस्म सीपों और जख्मों से भरा होता था।
मगर उसे कोई परवाह नहीं होती थी। मोजील आगे आगे थी, त्रिलोचन उसके पीछे पीछे। डर डर के इधर उधर देखता रहता था कि उसकी बगल से कोई छुरी मार नमूदार न हो जाए। मोजील रुक गई। जब त्रिलोचन पास आया तो उसने समझाने के अंदाज में उसे कहा, त्रिलोचन डियर, इस तरह डरना अच्छा नहीं। तुम डरोगे तो जरूर कुछ न कुछ होके रहेगा। सच कहती हूं, ये मेरी आजमाई हुई बात है। त्रिलोचन खामोश रहा। जब वो गली तय करके दूसरी गली में पहुंचे, जो उस मोहल्ले की तरफ निकलती थी जिसमें कृपाल कौर रहती थी, तो मोजिल चलते चलते एकदम रुक गई। कुछ फासले पर बड़े इत्मीनान से एक मारवाड़ी की दुकान लूटी जा रही थी। एक लहजे के लिए उसने मामले का जायजा लिया और त्रिलोचन से कहा, कोई बात नहीं, चलो आओ। दोनों चलने लगे। एक आदमी जो सर पर बहुत बड़ी परात उठाए चला आ रहा था, त्रिलोचन से टकरा गया। परात गिर गई। उस आदमी ने गौर से त्रिलोचन की तरफ देखा। साफ मालूम होता था कि वो सिख है। उस आदमी ने जल्दी से अपने नेफे में हाथ डाला कि मोजिल आ गई। लड़खड़ाती हुई जैसे नशे में चूर है, उसने जोर से उस आदमी को धक्का दिया और मखमूर लहजे में कहा, क्या करता है? अपने भाई को मारता है, हम इससे शादी बनाने को मांगता है। फिर वो त्रिलोचन से मुखातिब हुई, करीम, उठाओ ये परात और रख दो इसके सिर पर। उस आदमी ने नेफे से हाथ निकाल लिया और शैवानी आंखों से मोजिल की तरफ देखा। फिर आगे बढ़कर अपनी कोहनी से उसकी छातियों में एक ठोंका दिया, ऐश कर साली, ऐश कर। फिर उसने परात उठाई और ये जा वो जा। त्रिलोचन बड़बड़ाया, कैसी जलील हरकत की है हरामजादे ने। मोजिल ने अपनी छातियों पर हाथ फेरा, कोई जलील हरकत नहीं, सब चलता है, आओ। और वो तेज तेज चलने लगी। त्रिलोचन ने भी कदम तेज कर दिए। ये गली तय करके दोनों उस मोहल्ले में पहुंच गए जहां कृपाल कौर रहती थी। मोजील ने पूछा, किस गली में जाना है? त्रिलोचन ने आहिस्ते से कहा, तीसरी गली में, नुक्कड़ वाली बिल्डिंग। मोजील ने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। ये रास्ता बिल्कुल खामोश था। आसपास इतनी गुंजान आबादी थी, मगर किसी बच्चे तक के रोने की आवाज सुनाई नहीं देती थी। जब वो उस गली के करीब पहुंचे तो कुछ गड़बड़ दिखाई दी। एक आदमी बड़े से उस किनारे वाली बिल्डिंग से निकला और दूसरे किनारे वाली बिल्डिंग में घुस गया। उस बिल्डिंग से थोड़ी देर के बाद 3 आदमी निकले। फुटपाथ पर उन्होंने इधर उधर देखा और बड़ी फुर्ती से दूसरी बिल्डिंग में चले गए। मोजील ठिठक गई। उसने त्रिलोचन को इशारा किया कि अंधेरे में हो जाए। फिर उसने हौले से कहा, त्रिलोचन डियर, ये पगड़ी उतार दो। त्रिलोचन ने जवाब दिया, मैं ये किसी सूरत में भी नहीं उतार सकता। मोजील झुंझला गई, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम देखते नहीं सामने क्या हो रहा है? सामने जो कुछ हो रहा था दोनों की आंखों के सामने था। साफ गड़बड़ हो रही थी और बड़ी पुरअसरार किस्म की। दाएं हाथ की बिल्डिंग से जब 2 आदमी अपनी पीठ पर बोरियां उठाए निकले तो मोजिल सारी की सारी कांप गई। उनमें से कुछ गाढ़ी गाढ़ी सयाल सी चीज टपक रही थी। मोजिल अपने होंठ काटने लगी। गालिबन वो सोच रही थी। जब ये दोनों आदमी गली के दूसरे सिरे पर पहुंचकर गायब हो गए तो उसने त्रिलोचन से कहा, देखो ऐसा करो, मैं भागकर नुक्कड़ वाली बिल्डिंग में जाती हूं, तुम मेरे पीछे आना, बड़ी तेजी से, जैसे तुम मेरा पीछा कर रहे हो, समझे? मगर ये सब एकदम जल्दी जल्दी में हो। मोजिल ने त्रिलोचन के जवाब का इंतजार न किया और नुक्कड़ वाली बिल्डिंग की तरफ खड़ाऊ खटखटाती बड़ी तेजी से भागी। त्रिलोचन भी उसके पीछे दौड़ा। चंद लम्हों में वो बिल्डिंग के अंदर थे, सीढ़ियों के पास। त्रिलोचन हाँप रहा था, मगर मोजिल बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसने त्रिलोचन से पूछा, कौन सा माला? त्रिलोचन ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी, दूसरा। चलो, ये कह वो खटखट सीढ़ियां चढ़ने लगी। त्रिलोचन उसके पीछे हो लिया। जीनों पर खून के बड़े बड़े धब्बे पड़े थे। उनको देख देख कर उसका खून खुश्क हो रहा था। दूसरे माले पर पहुंचे तो कॉरिडोर में कुछ दूर जाकर त्रिलोचन ने हौले से एक दरवाजे पर दस्तक दी। मोजिल दूर सीढ़ियों के पास खड़ी रही। त्रिलोचन ने एक बार फिर दस्तक दी और दरवाजे के साथ मुंह लगाकर आवाज दी, महंगा सिंह जी, महंगा सिंह जी। अंदर से महीन आवाज आई, कौन? त्रिलोचन। दरवाजा धीरे से खुला। त्रिलोचन ने मोजील को इशारा किया। वो लपक कर आई। दोनों अंदर दाखिल हुए। मोजील ने अपनी बगल में एक दुबली पतली लड़की को देखा जो बेहद सहमी हुई थी। मोजील ने उसको एक लहजे के लिए गौर से देखा। पतले पतले नक्श थे। नाक बहुत ही प्यारी थी मगर जुकाम में मुबतला। मोजील ने उसको अपने चौड़े चकले सीने के साथ लगा लिया और अपने ढीले ढाले कुर्ते का दामन उठाकर उसकी नाक पहुंची। त्रिलोचन सुर्ख हो गया। मोजील ने कृपाल कौर से बड़े प्यार के साथ कहा, डरो नहीं, त्रिलोचन तुम्हें लेने आया है।
कृपाल कौर ने त्रिलोचन की तरफ अपनी सहमी हुई आंखों से देखा और मोजील से अलग हो गई। त्रिलोचन ने उससे कहा, सरदार साहब से कहो कि जल्दी तैयार हो जाएं और अपनी माताजी से भी, लेकिन जल्दी करो। इतने में ऊपर की मंजिल पर बुलंद आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चीख चिल्ला रहा है और धींगा मुश्ती हो रही है। कृपाल कौर के हलक से दबी दबी चीख बुलंद हुई, उसे पकड़ लिया उन्होंने। त्रिलोचन ने पूछा, किसे? कृपाल कौर जवाब देने ही वाली थी कि मोजील ने उसको बाजू से पकड़ा और घसीट कर एक कोने में ले गई। पकड़ लिया तो अच्छा हुआ, तुम ये कपड़े उतारो। कृपाल कौर अभी कुछ सोचने भी न पाई थी कि मोजील ने आनन फानन उसकी कमीज उतार कर एक तरफ रख दी। कृपाल कौर ने अपनी बाहों में अपने नंगे जिस्म को छुपा लिया और सख्त वहशतज़दा हो गई। त्रिलोचन ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मोजील ने अपना ढीला ढाला कुर्ता उतारा और उसको पहना दिया। खुद वो नंग धड़ंग थी। जल्दी जल्दी उसने कृपाल कौर का इजार बंद ढीला किया और उसकी शलवार उतार कर त्रिलोचन से कहने लगी, जाओ इसे ले जाओ, लेकिन ठहरो। ये कहकर उसने कृपाल कौर के बाल खोल दिए और उससे कहा, जाओ जल्दी निकल जाओ। त्रिलोचन ने उससे कहा, आओ, मगर फौरन ही रुक गया। पलटकर उसने मोजील की तरफ देखा, जो धोए दीदे की तरह नंगी खड़ी थी। उसकी बाहों पर महीन महीन बाल सर्दी के बाइस जागे हुए थे। तुम जाते क्यों नहीं हो? मोजील के लहजे में चिड़चिड़ापन था। त्रिलोचन ने आहिस्ते से कहा, इसके माँ बाप भी तो हैं, जहन्नुम में जाए वो, तुम इसे ले जाओ। और तुम? मैं आ जाऊंगी। एकदम ऊपर की मंजिल से कई आदमी धड़ाधड़ नीचे उतरने लगे। दरवाजे के पास आकर उन्होंने उसे कूटना शुरू कर दिया, जैसे वो उसे तोड़ ही डालेंगे। कृपाल कौर की अंधी माँ और उसका मफलूज बाप दूसरे कमरे में पड़े कराह रहे थे। मोजील ने कुछ सोचा और बालों को खफीफ सा झटका देकर उसने त्रिलोचन से कहा, सुनो, अब सिर्फ एक ही तरकीब समझ में आती है, मैं दरवाज़ा खोलती हूं। कृपाल कौर की खुश्क हलक से चीख निकलती निकलती दब गई। दरवाज़ा? मोजील त्रिलोचन से मुखातिब रही, मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती हूं, तुम मेरे पीछे भागना, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी, तुम भी ऊपर चले आना। ये जो लोग दरवाज़ा तोड़ रहे हैं सब कुछ भूल जाएंगे और हमारे पीछे चले आएंगे। त्रिलोचन ने पूछा, फिर? मोजील ने कहा, ये तुम्हारी क्या नाम है इसका, मौका पाकर निकल जाए, इस लिबास में इसे कोई कुछ ना कहेगा। त्रिलोचन ने जल्दी जल्दी कृपाल कौर को सारी बात समझा दी। मोजील जोर से चिल्लाई, दरवाज़ा खोला और धड़ाम से बाहर के लोगों पर गिरी। सब बौखला गए। उठकर उसने ऊपर की सीढ़ियों का रुख किया। त्रिलोचन उसके पीछे भागा। सब एक तरफ हट गए। मोजील अंधाधुंध सीढ़ियां चढ़ रही थी, खड़ाऊ उसके पैरों में थी। वो जो लोग जो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे संभल कर उनके ताक़ुब में दौड़े। मोजील का पांव फिसला। ऊपर के जीने से वो कुछ इस तरह लुढ़की कि हर पथरीले जीने के साथ टकराती, लोहे के जंगले के साथ उलझती वो नीचे आ रही, पथरीले फर्श पर। त्रिलोचन एकदम नीचे उतरा। झुककर उसने देखा तो उसकी नाक से खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, कानों के रस्ते भी खून निकल रहा था। वो जो दरवाज़ा तोड़ने आए थे इर्द गिर्द जमा हो गए। किसी ने भी न पूछा क्या हुआ है। सब खामोश थे और मोजील के नंगे और गोरे जिस्म को देख रहे थे, जिस पर जा बजा खराशें पड़ी थीं। त्रिलोचन ने उसका बाजू हिलाया और आवाज दी, मोजिल, मोजिल। मोजिल ने अपनी बड़ी बड़ी यहूदी आंखें खोलीं जो लाल बूटी हो रही थीं और मुस्कुराई। त्रिलोचन ने अपनी पगड़ी उतारी और खोलकर उसका नंगा जिस्म ढक दिया। मोजिल फिर मुस्कुराई और आंख मारकर उसने त्रिलोचन के मुंह में खून के बुलबुले उड़ाते हुए कहा, जाओ देखो मेरा अंडरवियर वहां है कि नहीं, मेरा मतलब है वो। त्रिलोचन उसका मतलब समझ गया, मगर उसने उठना न चाहा। पर मोजील ने गुस्से में कहा, तुम सचमुच सीखो, जाओ देख कर आओ। त्रिलोचन उठकर कृपाल कौर के फ्लैट की तरफ चला गया। मोजील ने अपनी धुंधली आंखों से आसपास खड़े मर्दों की तरफ देखा और कहा, ये मियाँ भाई हैं, लेकिन बहुत दादा किस्म का, मैं इसे सिख कहा करती हूं। त्रिलोचन वापस आ गया। उसने आंखों ही आंखों में मोजिल को बता दिया कि कृपाल कौर जा चुकी है। मोजिल ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन ऐसा करने से बहुत सा खून उसके मुंह से बह निकला। ओह डैम इट, ये कहकर उसने अपने महीन महीन बालों से अटी हुई कलाई से अपना मुंह पोंछा और त्रिलोचन से मुखातिब हुई, ऑल राइट डार्लिंग, बाय बाय। त्रिलोचन ने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज उसके हलक में अटक गए। मोजिल ने अपने बदन पर से त्रिलोचन की पगड़ी हटाई। ले जाओ इसको, अपने इस मजहब को।
और उसका बाजू उसकी मजबूत छातियों पर बेहिस होकर गिर पड़ा। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी मोजील, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।